तो आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मतलब थोड़ी सी वो कहते हैं ना बैटिंग में कमी बेशी को देखते हुए बाबर आजम जो हैं वो T20 फॉर्मेट में चौथी पोजीशन से नीचे आ चुके हैं और 5वें नंबर पर आ चुके हैं। इनके 753 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि मार्करम ने चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ICC की रैंकिंग में बाबर आजम को धचका लगने के साथ साथ शाहीन की 3 दर्जे तरक्की भी हुई है। ICC वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम का पहला नंबर है, लेकिन T20 में कहीं ना कहीं कमी बेशी का शिकार हैं। और आगे जो एक हैरान कुन बात यह है कि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप है, तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल जारी है। इसी के साथ साथ भारत के शुभमन गिल जो हैं वो भी दूसरे नंबर पर हैं। तो नाज़रीन, आपके सामने सारी रैंकिंग्स मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है, तो देखना यह है कि हमारे प्लेयर्स क्या उसके लिए तैयार हैं या नहीं। तो बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। माशाल्लाह से आज मेरा पैनल जो है वो रंगारंग है। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती हूँ आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मीरा बाप का। दूसरी जानिब नाज़रीन, फॉर्मर क्रिकेटर, बेहतरीन परफॉर्मर आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरा कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे। तीसरी जानिब नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से, शाहीन आफरीदी या शाहिद आफरीदी जिसकी बात की जाए, आफरीदी लाला फैमिली की बड़े सारे जो ना वो फ़ैन हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने शाहिद खान आफरीदी के मुतालिक एक किताब लिखी और उस वक्त लिखी जब उनके कैरियर का बिल्कुल आगाज़ था। और एक कह लें कि आप पहली किताब लिखना और फिर उन तक पहुंचना ये हर किसी के बस में नहीं होता था उस वक्त। आज का दौर तो ये है कि बस सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी, रिप्लाई आ गया, सब कुछ हो गया। ये तब की बात है जब किताब लिखना एक बहुत मुश्किल और ऑथेंटिसिटी का नाम था। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कैसर सगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जब मैंने सुना कि आपने जिस तरह से किताब लिखी, आपकी मुलाकातें उनसे जारी हुई, उस वक्त में जब तक के कैरियर का आगाज़ होता है, एक नई नई फेम मिली होती है, तो वो कहते हैं ना कि प्लेयर्स भी थोड़ा सा ज़रा कतरा रहे होते हैं सबसे मुलाकात करने में। लेकिन आपने बताया कि आपकी उनसे माशाल्लाह खासी मुलाकातें ऑलरेडी जारी थी और उन्होंने अपनी दोस्ती का एक मान रखते हुए आपसे इंटरव्यू किया, मुलाकातें की, आपने अपनी किताब मुकम्मल की। तो सवाल ये उठता है कि क्या शाहिद आफरीदी आज भी वही हैं जो उस वक्त थे? शाहिद आफरीदी बहुत आगे जा चुके हैं, यकीनी बात है कि माशाल्लाह एक लेजेंड बन चुके हैं। और जो कुछ भी उन्होंने परफॉर्म किया उससे हटकर जो उन्होंने सोशल वर्क शुरू किया है, हाँ। उस हवाले से माशाल्लाह वो एक अपने ख़ास मुकाम पर हैं, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 96 में उन्होंने 23 सेंचुरी बनाई थी, 37 बॉल्स पे आई थी, उसके बाद से ही उनका रूल शुरू हो गया था। और मुझे याद है कि 2 क्रिकेटर थे जिनको लोग मिलना चाहते थे, जिनसे कह लें कि इंटरव्यू करना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इतना आसान नहीं था उनके लिए, हाँ। उनमें एक शाहिद आफरीदी थे और दूसरे शोएब अख्तर थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे मतलब ये भी एजाज़त से लगा कि मैंने इन दोनों का कंबाइंड इंटरव्यू भी किया है। क्या बात है, जो हमारा एक फीचर कहलाता था जिसमें हम 2 प्लेयर्स को आमने सामने बिठाते थे, फिर उनसे क्वेश्चंस होते थे। तो बहुत अच्छा मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। लेकिन आप इस लिहाज से अगर बात करें कि आफरीदी में कोई चेंज आया है, हाँ। तो यकीनी बात है बहुत बड़ा चेंज आया है। यानी आज अगर आप किताब लिखना चाहें दोबारा से उनके ऊपर तो वो थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। यकीनी बात है अब उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अब वो सोशल वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके टूर्स होते हैं, सारा कुछ होता है, इस लिहाज से मुश्किल होगी। अब ये कहें कि उनको एक्सेस करना कितना मुश्किल है तो यकीनी बात है वो भी मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त उनका सिर्फ फोकस क्रिकेट था। वो क्रिकेट खेलते थे, टीम आती थी लाहौर, पल कॉन्टिनेंटल में स्टे करते थे, उससे पहले सनफोर्ड लिबर्टी में टीम स्टे करती थी, तो वहाँ उनके पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, यानी कि क्रिकेट खेलना, प्रैक्टिस के लिए जाना। तो उस वक्त मेरा ख्याल टाइम था आफरीदी के पास आज की निस्बत ज़्यादा, हाँ। लेकिन ये था कि उस वक्त भी बहुत कम लोग थे जो आफरीदी को इंटरव्यू कर पाते थे। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चंद बड़े अखबारात भी मुश्किल से ही उनको एक्सेस कर पाते थे, क्योंकि आफरीदी ऐसा नहीं था कि जो हर एक से मिलना चाहता हो या इंटरव्यू देना चाहता हो। तो उनके साथ साथ दूसरे क्रिकेटर हैं, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। और हमारे पैनल में हाफिज इमरान साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन चीज़ों को। नहीं, एक तो है ये कैसर साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे अवलीन उस्ताद हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। और आज अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो इब्तदाई तौर पर सबसे पहले अगर जिन्होंने मुझे मौका दिया था तो वो कैसर साहब थे। बहुत कम वक्त गुजरा, फिर ये कनाडा चले गए और अभी इन्होंने शाहिद की आफरीदी साहब की बात की है।
एक अब्दुल रज़ाक का भी इंटरव्यू हुआ था किसी अदाकारा के साथ, आपने वो भी वो ज़रा कहानी सुनाए ना कैसे खतरनाक इंटरव्यूज करते रहे। असल में देखें ना ये सब चीज़ें करने और ये जो साहब बैठे हुए हैं दरमियान में मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मंगनी या शादी भी कवर की हुई है उन्होंने। अरे क्या बात है, उसकी तस्वीरें तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर शेयर की जाए। ज़रूर, बिल्कुल। तो इसमें आपसे ने बात की, मेरा ख्याल मैं पहले स्टार्ट थोड़ा सा इनसे लूँ। माशाल्लाह आज इनको इस लेवल पे देख के, इस मुकाम पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 22 साल हो गए, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, कनाडा में रहता हूँ और बहुत पुरानी यादें हाफिज़ साहब के साथ हैं। लेकिन मुझे इनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है ना कि ये उस चीज़ को याद रखते हैं। किया तो आपने बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को याद रखते हैं और उन्हीं को अल्लाह ताला बहुत अच्छा मुकाम देता है, तरक्की भी देता है। वो बल्कि यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा कह लें लाइट से अंदाज में एक चीज़ शेयर करता हूँ। तो वो एक ये कल तालीमी सेशन ख़त्म हुआ तो टीचर ने तमाम स्टूडेंट से मतलब वो बातचीत कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि सर बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो टीचर ने कहा कि यार आप सिर्फ इतना करना, किसी को ये ना बताना कि मैं आपका टीचर था। तो मतलब ये कि वो टीचर स्टूडेंट्स बहुत उनको तंग करते थे या उसमें तो टीचर ने कहा किसी को ये ना बताना। लेकिन मैं आप सब के मुतालिक मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि मैंने मेरा कुछ ताल्लुक रहा उसमें ना। तो ये इनकी ग्रेटनेस है। एक तो पहली ये बात है और दूसरी बात ये है कि देखें जो क्रिकेटर है ना हमारे जितने भी शाहिद अफरीदी हैं जो भी हैं, इन्होंने अब्दुल रज़ाक की बात की, बल्कि वो आजकल तो सिलेक्शन कमेटी में भी है मेरा अब्दुल रज़ाक। और आपकी दुआओं से मैंने अपने चैनल के लिए उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, मतलब उनसे रब्ता रहता है अब्दुल रज़ाक से, यूसुफ से भी, सब लोगों से माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि हमारा फैमिली मैगज़ीन था, उसमें हम लोग सेंटर पेज पे एक्सक्लूसिव जो कवरेज होती थी ना वो करते थे। और टाइटल तो बहुत ही एक्सक्लूसिव होता था किसी का ना, क्रिकेटर्स को बाज़ का जब हम इनके कंबाइन इंटरव्यूज़ करते थे ना, जैसे शुएब का, शाहिद का, अज़हर का, यूसुफ का इंटरव्यू मैंने कंबाइन किया, तो उसमें भी वो एक इनसेट लगता था, यानी मेन तो मॉडल होती थी और उसके साथ इनसेट होता था क्रिकेटर्स का भी। लेकिन ये था, ये एक वो टाइटल था जिसमें अब्दुल रज़ाक का फुल टाइटल लगा था। और उसके बाद वो ये कि मैंने 2 अदा कराई थी, एक थी खुशबू, मेरा ख्याल अभी भी आजकल वो यहाँ स्टेज वगैरह करती हैं, और एक और थी सोबिया। तो मैंने इनसे बात की कि आपको इनके साथ बिठाना है। क्रिकेटर्स के साथ तो आप बैठते हैं तो थोड़ा सा ये मतलब हो कि इनके साथ बैठ के गपशप हो। फिर उन्होंने आपस में जो गपशप की, मैं जैसे एक रिपोर्टर के तौर पे उसको कवर करता रहा। फिर मैंने उसको लिखा, उनकी एक्सक्लूसिव सेशन हुए, तस्वीरें बनी उनकी सारी। तो जब वो टाइटल छपा, यकीनी बात है पीसीबी एकदम से कि ये क्या हुआ ना, क्योंकि वो तो नहीं चाहते क्रिकेटर किसी और तरफ लग जाए। लेकिन तो जब के लगे होते हैं लगे होते हैं तो कहते हैं ना दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। तो लेकिन उसने अब्दुल रज़ाक ने बहुत एंजॉय किया। और अब्दुल रज़ाक का मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका एक स्टेज वालों के साथ एक खास ताल्लुक है। वो बहुत उनके, क्या वजह है? अब हर एक अपना एंजॉय करते हैं ना। अच्छा। अब देखें ये उसके बारे में इनसे पूछें जरा, ये गैंग है पूरा, अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, अलीम डार, मैं कप्तान जी। जो हमारे कप्तान जी थे ना अज़हर ज़ैदी साहब, वो इनकम टैक्स में थे जी। तो उनको पास जो इनके जो शोबा था वो इन्हीं फनकारों के साथ ही था। सही। इनके प्रोग्राम वगैरह जाके देखते थे, तो वहाँ पे जो टैक्स जो मामला था वही देखते थे। तो फिर यही होता था कि कप्तान जी, मैं, रज़ाक, इमरान नज़ीर, अलीम भाई वगैरह जो सारे थे वो जाके फ्रंट सीट पे होती थी हमारी। वहीं पहले बैक स्टेज पे मिलते थे, बाद में मिलते थे। काफी कैसर साहब के पास बड़ी बातें, मगर यहीं पे क्लोज करते आगे चलते। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब को क्या फिर कोई मसला तो नहीं पेश आया आईसीसी की तरफ से? मेरा ख्याल है वार्निंग मिली थी कि आइंदा एहतियात करें, आइंदा से इंटरव्यू, क्योंकि वो कहते क्रिकेट पे फोकस करें। क्रिकेट पे फोकस करें। अच्छा, शुएब अख्तर के, शुएब मलिक के मुतालिक भी आपने कहा कि वो काफ़ी तन्हाई पसंद है, लेकिन वो मुझे शुएब अख्तर के बारे में आपने कहा कि वो तन्हाई पसंद है, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं देखिए, मैं जब ऑन ईयर कोई बात कर रहा हूँ ना तो वो आसान नहीं है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते जो हकीकत ना। और मेरा आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ भी था तो हमेशा ट्रू जर्नलिज्म की, और वहाँ भी हूँ तो ऐसे ही काम किया है, क्योंकि माशाल्लाह नजर ही आ रहा है कि ट्रू जर्नलिज्म है। तो उसमें क्या होता है कि अब शुएब अख्तर का मैं भी आमिर से शेयर कर रहा था, बाहर एक बहुत से वाक़यात हैं। असल में शुएब के साथ जो कहते हैं ना कि एक उनके कमरे में बहुत वक्त गुजरा है माशाल्लाह। शुएब का ये होता था कि हम लोग जब कज़ाब स्टेडियम में मैं कवरेज के लिए जाता था, ये प्रैक्टिस के लिए जाते थे,
तो बाज़ का शेब कहता था कैसे सब इकट्ठे चलें, साथ चले मेरे ना। हम लोग जो इनके प्लेयर्स की बस होती थी उसमें बैठकर बाज़ का ये ड्राइव कर रहा था, हम आ जाते थे पल कॉन्टिनेंटल में। तो इसमें शेब का हमेशा से ये रहा है कि मैं समझता हूँ जो फास्टेस्ट बॉलर है ना उनमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आम बंदे में नहीं होती, यानी कि आम प्लेयर्स में नहीं होती। एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वसीम अकरम को ले लें, अगर एग्रेशन नहीं है तो वो अच्छे बॉल नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। और एग्रेशन इनको मिलता है तन्हाई से, क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं ना, इससे हमारे मैंने चूँकि मास कम्युनिकेशन मास्टर किया तो उसमें इंट्रापर्सनल एक कम्युनिकेशन होता है जब आप अपने आप से बात करते हैं, तो तन्हाई में अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है। ये शेब अख्तर हैं उस टाइप के ना। एक जिम का इनको बहुत शौक था कि बहुत मुश्किल से ये जिम को स्किप करते थे, यानी कि बहुत फिटनेस का था शौक ना। और शोएब में जो तीसरी चीज़ थी ना वो था कि यानी कि अगर ये मेरा दोस्त है तो मेरा है। अच्छा, पोजेसिवनेस पे बहुत पोजेसिव, हाँ। और मेरा चूँकि स्पोर्ट्स मतलब मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर था तो मेरा सबसे मिलना होता था। हाँ। लेकिन वो ये होता है कि जो प्लेयर्स आपसे ज़्यादा मिलते हैं वो समझते हैं कि ये मेरे साथ ज़्यादा ताल्लुक है। जैसे शाहिद अफरीदी हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती थी हमारी पल कॉन्टिनेंटल में, सनफोर्ड लिबर्टी में भी बहुत मुलाकातें होती थी। तो शोएब अख्तर का ये था कि वो नहीं चाहता था कि मतलब एक जो बंदा वो हर एक से ताल्लुक हो, और हमारा रिपोर्टिंग में ज़रूरी है कि हमने हर एक से मिलना होता है। तो उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ था कि एक मरतबा शोएब अख्तर मुझे कज़ाव स्टेडियम से साथ लेकर आए। हम लोग कमरे की तरफ जा रहे थे, पल कॉन्टिनेंट की जो लिफ्ट है उसमें से हम निकले और आगे से अजहर महमूद आ रहे थे जिस वक्त हमारे बॉलिंग कोच भी हैं मेरे ख्याल। हाँ जी, हाँ जी, अब तो हेड कोच हैं जी इस वक्त, आरजी तौर पर। तो इनके पास पजेरो होती थी एक दोनों, इनका भी बल्कि याद करिए, मैं आपको बताऊंगा छोटा सा वाक़या ना अजहर महमूद का। तो उसमें अजहर उधर से आ रहे थे और मैं, अच्छा थोड़ा सा इनसे मेरा जो इन दो प्लेयर से ज़्यादा ताल्लुक हुआ ना, मेरी वालदा का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो ये दोनों भी पिंडी से हैं। ठीक है। तो वो जो ज़ुबान वहाँ बोलते हैं वो मैं भी थोड़ी बहुत बोल लेता था। तो उसमें एक था कि वो एक आप ज़्यादा कुर्बत हो जाती है किसी प्लेयर के साथ ना। तो मैं शोएब के साथ आया था, शोएब का था कि कैसे ने मेरे साथ वक्त गुजारना, यानी हमारा गपशप करेंगे बैठकर, और ऐसी ऐसी शोएब बातें बताता था जो शायद किसी बहुत कम लोगों के नॉलेज में होंगी। अच्छा। इसके जो गर्लफ्रेंड्स थी या जो भी थी, मतलब वो भी बातें हमारी होती थी। तो उसमें वो खैर मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कर चुके हैं। मेरा हम भी आए हुए इस वक्त मुझे लग रहा है कि भाई आए हुए। तो उसमें अजहर आए वहाँ से सामने से। अब अजहर का ताजी और कैसर साहब किधर हैं, बड़े अरसे बाद नजर आए ना। अजहर ने मेरी बात नहीं सुनी कि मैं किधर जा रहा हूँ, किस लिए यहाँ पर आया हूँ। अजहर ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गए ना। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार वो मैंने शोएब से मिलना है, बात करनी है ना। अजहर ने नहीं सुना। तो उसके बाद मुझे अजहर ने जो भी बात करनी थी उनके कमरे में वो बैठे बात करते रहे। तो जब मैं वहाँ से वापस आया ना और मैं शोएब के कमरे की तरफ गया तो कमरा लॉक था। तो मैंने सोचा कि शायद शोएब कहीं गए होंगे, सही इंतज़ार नहीं किया। लेकिन उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शोएब के रवैये में फ़र्क आ गया। अच्छा। यानी कि वो इतनी सी बात है ना कि भी मेरे साथ आए हैं और मुझे छोड़कर आप किसी और के साथ चले गए, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अजहर की जो ग्रिप है वो तो दुनिया जानती है कि कितना मजबूत बंदा है वो ना। और मैं कोशिश के बावजूद अपनी वो ग्रिप नहीं छुड़ा सका उनसे। तो वो उसके बाद हमारे ताल्लुकात में ना थोड़ा फ़र्क आया। और उस वक्त मेरा भी प्रोसेस चल रहा था बाहर जाने का, तो मतलब इतना ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज से कोई 2-3 साल पहले मैंने शोएब को कॉल किया, मुझे नंबर कहीं से मिला शोएब का, तो मैंने कॉल किया। उसने कॉल पिक की और हमारी थोड़ी सी बात भी हुई। तो मैंने शोएब से पूछा कि आप क्यों नाराज़ हैं मुझसे ना, मतलब क्या बात है ऐसी ना। तो शोएब ने कहा नहीं कैसा सब कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया। उनका नंबर मेरे पास है लेकिन वो पिक नहीं होता। अच्छा।